आज फिर से जरूरत है इस गुरु शिष्य की परंपरा को मूल स्वरूप में लाने के लिए। Right, you're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course you're watching me on Lemon News. या आप मुझे देख रहे हैं Lemon News के ऊपर। आज हम बात करेंगे एसआरए स्कीम के बारे में। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस एसआरए के ऑफिस में गए, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के ऑफिस में गए और वहां पर उन्होंने काफी निर्णय लिए। कई 3K के तहत जो इजाजत दी गई थी बहुत पहले, 7-8 साल तक जहां जहां पे काम नहीं हुआ था, वो परमिशन रद्द कर दी गई। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अलग अलग जमीन जो इस वक्त खाली पड़ी है उसको वो टेक ओवर करेंगे और वहां पर स्लम के लोगों का पुनर्वसन होगा। सॉल्ट पैन की जो जमीन है उसके ऊपर भी इस वक्त सरकार की नजर है और यह देखा जा रहा है कि क्या वहां पर भी कोई डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं। पर्यावरण मंत्रालय जो है, माफ कीजिएगा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है, उसको साथ में लेकर के we'll talk about all that, and we'll also talk later on about the NSCL scam. We'll also talk about the CKP bank scam. We will also talk about the Maharashtra Cooperative Bank scam, and of course the Mumbai Central District Cooperative Bank scam. We'll talk about all these scams as well. But first, we will talk about the SRA scheme, which, by the way, is the biggest scam that this city has seen. On a comparison, it is on par with the so-called notional figure of the 2G scam. 2G scam में तो नोशनल फिगर था 1,73,000 करोड़ का। एसआरए स्कैम में वास्तविकता में 2 लाख करोड़ रुपए कमाए गए हैं। 1,73,000 करोड़ का सिर्फ नोशनल फिगर था। यह कहा था सीएजी साहब ने कि हो सकता है कि अगर सरकार नीलामी करती तो 1,73,000 करोड़ कमा सकती थी, लेकिन यहां तो कमाए गए हैं। असल में गुलाबी गांधी जी के नोट, जहां हरे हरे रंग के नोट जिसके ऊपर गांधी जी की तस्वीर है, वो असल में कमाए गए हैं। किसने कमाए हैं, कैसे कमाए हैं, किस प्रकार शहर को लूटा गया है, देश को लूटा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हेडलाइंस देखने के बाद। बीजेपी के सामने झुकी शिवसेना। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना के शामिल होने की तैयारी। भोपाल जहरीली गैस त्रासदी के 30 साल पूरे। आरोपियों को सजा और सरकारी मदद की आस में है पीड़ित। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद। पीएम ने शहीद जवानों को किया सलाम। संसद में हंगामे के बाद साध्वी ने जताया खेद। कांग्रेस ने कहा कैबिनेट ने साध्वी को करो बाहर। Right, sorry about that. Sorry about that still picture. थोड़ी देर के लिए तस्वीर जो है बिल्कुल पुराने दूरदर्शन की तरह स्टिल हो गई थी। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। जो हमारे दर्शक उस ज़माने के नहीं हैं उनको हम बता दें, ऐसा अक्सर दूरदर्शन के ज़माने में हुआ करता था, जब आधे घंटे की न्यूज़ आया करती थी और हर शनिवार को आधी पिक्चर दिखाया करते थे लोग, और रविवार को उसका बाकी हिस्सा दिखाया जाता था। जी हाँ, उसके बाद कलर टेलीविज़न आ गया 1982 एशियाड के बाद, और उसके बाद तो भरमार हो गई टेलीविज़न चैनल्स की। लेकिन हो सकता है कि हमारे पीसीआर में, हो सकता है कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हों हु आर सेंटिमेंटली अटैच्ड टू दैट एरा ऑफ दूरदर्शन। ऐसे यहाँ पर लोग हैं या नहीं,
इस विषय के बारे में तो डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जहां तक के सरकार का सवाल है, कुछ लोग ऐसे हैं, अफसरशाह ऐसे हैं, राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जो आज तक लाइसेंस राज में जी रहे हैं। और ये लाइसेंस राज सबसे ज्यादा प्रदर्शित है कहां पर? एसआरए में, स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी में, जहां पर आज तक प्रशासकीय अधिकारी रूल करते हैं और पॉलिटिशियंस उनके साथ पार्टनरशिप में चलते हैं और ना जाने कितने लाखों करोड़ों का हिसाब किताब होता है। इस वक्त हमारे साथ हैं हैदर इमाम साहब, एक्टिविस्ट रमेश प्रभु जी एंड ऑफ कोर्स प्रदीप नाम्बियार जी। सबसे पहले हैदर इमाम साहब, आपका स्वागत है इस शो में। सबसे पहले आप बताएं, एसआरए स्कीम आज तक फेलियर क्यों है, ये जरा बताएं। ये जो एसआरए स्कीम जो सरकार ने बनाई है जी, ये एसआरए स्कीम कंप्लीटली जो डिज़ाइन है इसका, वो बिल्डर्स को एम में रख के बनाई गई है। उसका नाम स्लम रीडेवलपमेंट है, लेकिन उसकी पॉलिसी और उसका जो भी आप ढांचा देखेंगे, वो बिल्डर को प्रॉफिट कैसे मिले और उसके स्कीम से बिल्डर कैसे माला माल हो सके और वो स्कैम कैसे हो सके सरकार के अंदर, ये पूरा उसका वर्कआउट है। वो जी, कहने का मतलब ये हुआ, रमेश प्रभु जी आप बताएं, जो अभी हैदर इमाम साहब ने कहा कि जो स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी की जो स्कीम है, एसआरए स्कीम जो है, इट इज इनहेरेंटली फ्लॉड, मतलब उसकी जो नींव है वही फ्लॉड है। कहने का मतलब यह हुआ, इट ओनली एनकरेजेस स्कैम्स, इट ओनली एनकरेजेस स्किमिंग ऑफ द सरफेस, इट ओनली एनकरेजेस रियल एस्टेट डेवलपर्स along with their politician partners to make money. Is that true, रमेश प्रभु? या देखिए, जो एसआरए का स्कीम है वो पहला ये करना चाहिए, लोग इकट्ठा आते हैं, एक बिल्डर को चुनते हैं, बिल्डर चुनने के बाद बिल्डर उनके लोगों का 70% के ऊपर लोगों से कंसेंट लेते हैं और उसके बाद मतलब एक बार बिल्डर तो तय होना चाहिए। बिल्डर तय होने के बाद वो एसआरए में जाते हैं, एसआरए के जात में उनका एक प्रपोजल मान्य किया जाता है और जो भी उनमें लड़ते हैं तो उनको अपात्र रूप में डाला जाता है, मतलब उसके बाद सोसाइटी बनती है। मेरा ये मानना है, यदि इसको अच्छे तरह से करना है, जितने लोग उधर रहते हैं उनमें एक सोसाइटी बनना चाहिए, उनका एक लीगल एंटिटी बनना चाहिए। उसके बाद उस लीगल एंटिटी में ऐसा कोई प्रोसीजर देना चाहिए जिससे कि वो अपना अच्छा बिल्डर चुन सकते हैं। उसके बाद एसआरए के अंदर जाके वो स्कीम को अप्रूवल करना चाहिए। मगर ये उल्टा करते हैं, उल्टा इस तरह से करते हैं, लोगों को डिवाइड एंड रूल से, जो 1995 का पहले का लोग है एक हिस्से में आते हैं, 1995 के बाद के लोग जो है उनको एक हिस्से में लिया जाता है। मतलब उसी लोगों में एक डिवीजन जो ब्रिटिश लोगों ने हमारा देश में लाया है, डिवाइड एंड रूल, उस तरह से करते, दोनों में एक अलग तरह से एक विवाद में फंसा देते हैं और उसके बाद उनमें से एक बिल्डर को चुनते हैं और जो बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको बताया जाता है कि आपको अपात्र में डाला जाएगा। इसके लिए उनको उसके साथ जाना पड़ता है। प्रदीप जी आप बताएं, प्रदीप जी आप बताएं। मैं इसके पहले कि आप कुछ बोले, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ना जाने कितने बरस से हम लोग इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। 10 बरस हो गए, बल्कि 10 बरस से भी ज्यादा हो गए अगर देखा जाए तो। वी बीन टॉकिंग अबाउट द एसआरए स्कीम, इनफैक्ट वी बीन टॉकिंग अबाउट इट एवर सिंस द कांग्रेस एनसीपी गवर्नमेंट केम टू पावर, दैट वाज इन 1999, 1999 से लेकर अभी तक वही चीज चल रही है, वही बातें हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, इन माय पर्सनल ओपिनियन, प्लीज शेड सम लाइट ऑन दिस, आई थिंक द स्कीम इज इनहेरेंटली फ्लॉड। सर एग्जैक्टली आप जो कह रहे थे, इट इज इनहेरेंटली fraudulent towards helping towards bias towards the builders, the people in power, the politicians, the corridors of power, and the business people associated with the particular SRA projects. आज के तारीख में जो गरीब लोग को है जो फैसिलिटीज है, they really not getting much of it. आप कह रहे हैं आज के तारीख में, as on today, what the government needs to do is 99% of the SRA projects are not moving today. आज आप देखोगे पूरे मुंबई जहां भी SRA के स्कीम्स है, you'll find no work going on at all. Now this government has to ponder कि what is the reason, why is the work not going on. Many of the projects वो SRA के नाम पर जो उन्होंने रियाब कंपोनेंट तो बनाया नहीं है, मगर सेल कंपोनेंट बना के बेच दिया है, उनके TDR का इस्तेमाल हो गया। This is an entire corrupt regime. Could you talk a bit more about that, because that's really important. People have to understand what you're talking about. याद रखें, जब भी कोई SRA स्कीम में कोई हाथ डालता है, कुछ होता है, उसको एक एक्स्ट्रा FSI मिलता है, यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उसको एक एक्स्ट्रा मिलता है जो वो आगे सेल कर सकता है। यहां तो ऐसा हुआ है कि एक ईंट नहीं रखी गई और FSI किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर लोड करके बेच भी दिया गया है। TDR यानी ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स,
वो कहीं और बेच दिए गए हैं, और एसआरए स्कीम का जो प्रोजेक्ट है वो वहीं का वहीं है, 10 के 15 साल से वहीं का वहीं है। प्रदीप जी, एग्जैक्टली जो सेल कंपोनेंट बना के बेचा है, बाकी ऐसे टीडीआर एफएसआई बेच दिया है। इस चीज को सरकार, अभी जो न्यू एसआरए चीफ निर्मल देशमुख, आई डोंट नो इफ ही लास्ट दिस गवर्नमेंट, बट द पॉइंट इज सरकार को सोचना पड़ेगा। इतने फ्रॉड जो हो गए, इतने टीडीआर जो बिके हुए हैं बिना काम किए, जो ऑलरेडी इतना जो करना चाहिए था काम वो किए नहीं, मगर ऑलरेडी रिजल्ट्स करीबन रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ करोड़, हजारों करोड़ रुपया ये आपस में बांट के ले चुके हैं, मगर जो रिहैब है, गरीब के लिए रिहैब कंपोनेंट बनाना था वो बनाया नहीं है। जैसे कि दुरुस्त बात है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में ये इफेक्ट हो रहा है। प्रदीप जी, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जैसे अभी अभी रमेश प्रभु जी ने बताया था कि भाई 1995 की अगर कट ऑफ डेट लें तो वहां 15 लाख घरों की जरूरत है, और अभी तक 1.5 लाख घर भी नहीं बने हैं। कहने का मतलब 10% से भी कम। आप बताएं हैदर इमाम साहब, आप इसमें इन्वॉल्व हैं, मेधा पाटकर जी के साथ आपने काम किया है, आज भी उनके साथ आप एसोसिएटेड हैं। आप ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एसआरए स्कीम के तहत, एसआरए अथॉरिटी के तहत और बिल्डर्स के साथ डील करने में, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि ये जो हाउसिंग जो है वो राइट टू शेल्टर करके होना चाहिए था, लेकिन इसमें सरकार ने इसको राइट टू ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। इसके वजह से ये जो डेवलपर है, मिडलमैन है, दलाल है, यहाँ तक कि जो झोपड़वासी है वो भी थोड़ा सा उसके अंदर लालची हो जाता है। और सरकार ने ये पूरी लालच इसलिए बनाई है कि ज़मीन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमने कई स्कीम के अंदर देखा है जो सरकारी ज़मीन के ऊपर हो रहा है। अभी निर्मल देशमुख की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इनसे करप्ट, इनके सामने हमने कई स्कीम लेकर के आए जहां पर जो लैंड ओनिंग अथॉरिटी है, जो कलेक्टर है, जो बीएमसी कमिश्नर है, वो बोलते हैं कि हमने एनओसी दिया ही नहीं, ये ज़मीन हमारी है, हमने, फिर भी इन्होंने स्कीम अप्रूव कर दिया। उसके ऊपर स्कीम डेवलप हो रही है, उसके ऊपर रिहैब कंपोनेंट नहीं बना, उसके ऊपर सेल बन करके बेच गया। हमने उनके पास हियरिंग कराया, तो यहाँ तक कि हाईकोर्ट ने उनको एक ऑर्डर दिया था जिसके अंदर यही निर्मल देशमुख ने पूरे मुंबई में ईस्टर्न सबब, वेस्टर्न सबब और सिटी में लगभग 600 एसआरए स्कीम के अंदर नोटिस निकाला। लेकिन जाकर के पूछ लो कि कौन सी स्कीम के अंदर क्या एक्शन लिया, कुछ भी नहीं, खाली वो एक्सटॉर्शन नोटिस थी। और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जो सीईओ एसआरए है, उन लोगों ने सिर्फ पैसा बनाने का काम किया। और किसी गरीब को एक को भी पात्र किया क्या? कोई स्कीम अगर 2 डेवलपर की है तो उसके अंदर उसको अमालगमेट कर दिया गया। कोई डेवलपर बेच के जा रहा है तो उसको चेंज ऑफ डेवलपर कर दिया गया, जबकि कोई उसके अंदर मिनट्स नहीं, जनरल बॉडी नहीं, कुछ नहीं। ये पूरी के पूरा खेल जो है, जो खेला जा रहा है, सिर्फ बिल्डर के और जो अधिकारी है उनके पैसे बनाने की। बड़ी अजीब गरीब बात यह है इमाम साहब। चलिए, आपकी बात तो ये रही। रमेश प्रभु जी, मैं चाहूंगा आप भी इस पर रिएक्ट करें, और प्रदीप जी, इसके बारे में आप बहुत काम कर चुके हैं पहले भी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वही शो दोबारा कर रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ, ये वही शो जो पिछले 10 साल से मैं करते आ रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं वही चीज दोबारा कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे 3K के तहत, जहां पे 70% कंसेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, वहां पे इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दिए गए, जैसे कि ये जागीर अता की आपको। बादशाह अकबर ने अपने एस्ट्रोलॉजर को राजा दरभंगा करार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ईद का चांद ठीक देखा था कि ईद का चांद इस दिन निकलेगा। इसकी वजह से दरभंगा का जो पूरा राज था उसको दे दिया, उनको राजा दरभंगा करार कर दिया। इसी तरीके से 3K के तहत 7, 8, 9, 10 बिल्डर्स को कहीं 100 एकड़, कहीं 50 एकड़, कहीं 20 एकड़, कहीं कितने हेक्टेयर, इस तरीके से जमीन जो है दे दी गई। रमेश प्रभु जी, आप बताएं, ये मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड, ये कहां का इंसाफ है, कहां का कानून है, बताएं। नहीं, देखिए, यही जो स्कीम है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम दिया गया है, और इसमें प्राइवेट जितने भी बिल्डर्स हैं उनको फायदा देने का ही ये जो स्कीम बना है, जिसमें आप जैसे 3K बताते हैं। और हमने ये देखा है कि जितने भी लोकल पॉलिटिशियन है, नो डेवलपमेंट जोन है, गवर्नमेंट का लैंड है, या दूसरा जितने भी झोपड़ा जहां बना सकते हैं, जैसे कि मिट्टी रिवर के आजू बाजू में, तो ये बताते हैं कि आप स्लम बना दीजिए, उनको 25-50 हज़ार दिया जाता है, और एक आधा कॉन्ट्रैक्टर को बताया जाता है, फिर उनको पानी और सुविधा दिया जाता है। मतलब जहाँ स्लम नहीं बन सकता है, रीडेवलपमेंट नहीं हो सकती है, नो डेवलपमेंट जोन है, उधर ये छोटे छोटे झोपड़ी बना देते हैं। उसके बाद उसमें ये बताया जाता है कि आपका सैनिटेशन अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो आप एसआरए को लेटर लिखे, एक बिल्डर को दलाल के रूप से बुलाया जाता है, फिर वो बिल्डर उधर जाके अपना एक एप्लीकेशन डाल देते हैं, उसको स्लम डिक्लेयर करते हैं। इस तरह से जो गवर्नमेंट का जमीन है
उसको अच्छे तरह से लूटने का एक तरीका ये बिल्डर कम्युनिटी, पॉलिटिशियन और जितने भी लोकल, जितने भी स्लम ड्वेलर्स है, स्लम लॉर्ड्स है, इनका एक अलग से व्यवहारिक बन गया। Right, and I tell you what, as far as we are concerned, as far as we are concerned over here at Lemon and Inside Story, from tomorrow we'll be talking specifics. Today, of course, we are just skimming the surface, but from tomorrow we'll be talking specifics. We'll talk about specific projects, specific builders, and who are the bureaucrats and politicians who are their partners. We will expose all of them, we will name them, and we will shame them. Pradeep. सर बहुत सारे तरीके प्रोजेक्ट्स में आप देखो कि एज यू सेड व्हाई दिस पर्टिकुलर बिल्डर हैज बीन गिवन दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज एक अगर एकड़ कांदिवली का आप देखोगे मैटर या किसी इफ यू टॉक अबाउट शिवालिक एंड कार, इनको अगर 90 एकड़ 80 एकड़ 90 एकड़ 100 एकड़ जमीन इनको दिया है, और पर्सनली हमने इन बिल्डर से बात किया, हमने कहा कि 90 एकड़ 100 एकड़ क्या आप अपने जिंदगी में डेवलप कर पाओगे? तो बोला मुश्किल से 1 एकड़ भी हमारा जिंदगी में हम लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। That's right. तो ऐसे व्यक्ति को आपने 90 एकड़ जमीन कैसे दिया और क्यों दिया? Now this is a question the government has to. What was the intricacies involved for a government to allot around 90 acres of land to one builder? Because 90 acres here, 100 acres somewhere else. You know, God knows how many thousand acres. कितने झोपड़पट्टी है अपने जिंदगी में एक बिल्डिंग बनाने के लिए पूरे उनके 10 इतने साल, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी है जो हम लोग गए बार चर्चा कर रहे थे कि 10-10 साल से वो हुआ ही नहीं, शुरू ही नहीं होगा, in spite of the very fact that it's been allotted हर LOI, but the FSI of that has been loaded on some other project. सब ये 90 से 90 एकड़ जमीन किसी एक व्यक्ति को देना मींस क्या? अपने जिंदगी में वही बिल्डर हमसे इनफॉर्मल कहते हैं कि ये हमने अपने जिंदगी में 1 एकड़ डेवलप नहीं कर पाएंगे, 40,000 स्क्वायर फीट, तो 90 एकड़ की why is the government done it? That is the question. Now who is going to ask the government, and why has nobody asked the government कि 80-90 एकड़ एक बिल्डर को देने की जरूरत क्या है? बिकॉज ये हाई डेंसिटी स्लम्स है, हाई डेंसिटी स्लम्स में 1 एकड़ में कितना स्लम्स होता है, उसके हिसाब से 90 एकड़ का आप स्लम काउंट करो कि कितना स्लम्स उनको निकालना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांजिट अकोमोडेशन देना पड़ेगा। Right. What was the government's intention? That's right. आप बताएं। बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल फैक्ट है, और आज तक किसी ने, आई डोंट थिंक एनी पॉलिटिशियंस आस्किंग ना इन द असेंबली और विधान परिषद कि ये whether in the opposition or any other party, nobody asked that question. जी आप बताएं। सब एक ही चट्टे बट्टे, एक ही इसके चट्टे बट्टे। अभी जुहू के अंदर कम से कम 7-8 अलग अलग डेवलपर के प्रोजेक्ट है, जुहू गली और उसके अलावा जी। वहां पर एक दर्शन डेवलपर, शिवालिक और ये सहाना मिल करके ये लोगों ने अभी 7 डेवलपर का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम करके अप्रूव कर दिया। अब वो 7 अलग अलग डेवलपर के हैं, एक ही अमालगमेटेड LOI कर दिया, कोई जनरल बॉडी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और वो SRA ने अप्रूव कर दिया। और उसमें ऐसा है कि कितने सारे DCR के रूल्स है जो अमालगमेशन के हैं, जो वेंटिलेशन के, जो हाई राइज बिल्डिंग के, वो सारे के सारे जितने भी DCR के रूल है या रेगुलेशन है, सबको CEO SRA ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर से कर्टेल कर दिया और उसको ओके कर दिया। तो CEO SRA को ये किसने पावर दिया? गवर्नमेंट ने तो कोई पावर दिया नहीं कि तुम किसी DCR को या रेगुलेशन को कर्टेल करके पूरा पावर दे दो। तो ये जुहू जैसे एरिया में 60-70 एकड़ की जमीन किसी एक डेवलपर को दे देना, और वो रिहैब कंपोनेंट कहां बना करके दे रहा है? वो जो लीज लैंड है, जो लीज लैंड उसकी खुद की नहीं है, ना उसने खरीदी है, और कलेक्टर बोल रहा है ये लीज लैंड हमने किसी को दिया नहीं, और SRA ने उस लीज लैंड के ऊपर रिहैब कंपोनेंट सैंक्शन कर दिया। और वो हेरिटेज, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक हिल है गिलबर्ट हिल, उसके बाजू में वो बना रहा है, और उसको अप्रूवल दे दिया CEO SRA ने। अब यहाँ पर लोग जाकर ना वेट मिनट हैदर इमाम साहब, मैं चाहूंगा कि आप जरा इसको विस्तार से बताएं। कहने का मतलब ये हुआ कि रिहैब कंपोनेंट जो है लीज लैंड पे बन रहा है, जिसकी ना लीज इन भाई साहब ने ली है, यानी इन बिल्डर्स ने, इन कॉन्ग्लोमरेट ऑफ बिल्डर्स जो है उसकी ना तो उन्होंने लीज ली है, ना उसको एक्वायर किया है, ना कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ना ही कलेक्टर ने सैंक्शन किया है। मतलब कि ये जमीन है, इस जमीन पर मैं रिहैब कंपोनेंट बनाने जा रहा हूं, और वो कलेक्टर की लैंड है, और कलेक्टर साहब कहते हैं मैंने तो नहीं दी है, लेकिन SRA ने सैंक्शन कर दी है। कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों को वहां से हटाया जाएगा, ट्रांजिट कैंप में रखा जाएगा, और अगले 15 के 20 के 25 साल तक वो ट्रांजिट कैंप में सड़ेंगे, और ये जनाब जो हैं, जो कमर्शियल कंपोनेंट है वो बना करके बेचेंगे, और रिहैब कंपोनेंट का TDR और रिहैब कंपोनेंट का FSI किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर लोड करके तकरीबन
500 के 1000 करोड़ कमा करके आराम से बैठेंगे। कहने का मतलब ये हुआ। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? वो सरकारी उन्होंने खुद निकाला है गवर्नमेंट ने कि ये 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये इतना बड़ा स्कैम है। वो CU/SRA खुद मानते हैं कि सब इलीगल है। अच्छा, मजे की बात यह है कि यही CU/SRA निर्मल देशमुख जब ये कलेक्टर थे तब उन्होंने इसी डेवलपर को, यही सहाना को, दर्शन डेवलपर को वो लैंड SRA 3314 के अंदर डेवलप करने का NOC दिया। ये बोलते हैं कि जब मैंने NOC दिया हूं तो अभी मैं CU/SRA करके वो स्कीम कैसे कैंसिल करूं। हमारा कहना ऐसा है कि जब आपने उसको ये NOC दिया, जब वो लैंड ओनर है ही नहीं, कलेक्टर उसका लैंड ओनर है, अभी जो नया कलेक्टर है वो बोलता है कि लैंड मेरी है, मेरे को वापस कर दो, स्कीम कैंसिल कर दो। आपको स्कीम कैंसिल करने में क्या है? प्रदीप जी आप बताएं। ये बड़ी अजीबोगरीब ये मसला। और माफ कीजिएगा, एक बार फिर मैं अपने दर्शकों के सामने बताना चाहता हूं कि हम कोई सिर्फ एक बिल्डर के बारे में नहीं बात कर रहे, हम सभी बिल्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार फिर मैं आपके सामने बता दूं, ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे लाखों उदाहरण आपको पूरे मुंबई शहर में मिलेंगे कि जहां पर ट्रांजिट कैंप कहीं और बन रहा है, रिहैब कंपोनेंट कहीं और बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर फिक्र है किसी को तो कमर्शियल कंपोनेंट की है, और रिहैब कंपोनेंट में कितनी एक्स्ट्रा FSI उसको मिल रही है और TDR कितना मिल रहा है। दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट दीज बिल्डर्स आर कंसर्न्ड अबाउट। प्रदीप, आपको याद होगा एक वर्ली वाले प्रोजेक्ट में, वर्ली वाले प्रोजेक्ट में आपको याद होगा एक ऐसा ऑर्डर पास किया था SRA और BMC चीफ सब मिला के कि 70% कंसेंट की भी जरूरत नहीं है। That's right. 70% कंसेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक स्पेशल स्क्वाड बनाया था, स्पेशल फोर्स बनाया था कि बाय फोर्स अगर लोग खाली नहीं करते हैं, जो गरीब लोग के लिए जो संस्था है, गरीब लोग के लिए ऐसा स्कीम बनाया है, बोले ये गरीब लोग अगर वो अपने घर खाली नहीं करते हैं, बाय फोर्स ऑफ पुलिस, विद द हेल्प ऑफ पुलिस, इन अ वेरी आर्म्ड मैनर, इन अ बहुत फोर्सफुल मैनर, उनको वहां से इवेक्ट किया जाएगा। प्रदीप जी मैं आपको याद दिलाऊं, जिस गरीब के लिए हम घर के बात कर रहे हैं, उसी को घर से बेहर करने के लिए ऐसे ऑर्डर पास किए। तो अल्टीमेटली ये SRA स्कीम है क्या? ये हमारे दर्शकों के लिए, ये हमारे दर्शकों के लिए जो प्रदीप जी आपको बता रहे हैं, एक चीज प्रदीप जी शायद बताना भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि वो इतनी बार उसको रिपीट कर चुके हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि सबको याद होगा। ये जो इन्होंने पुलिस की बात करी है, ये जो पुलिस की बात प्रदीप नामग्याल जी ने करी है, इस स्पेसिफिक वर्ली वाले प्रोजेक्ट के बारे में 3K के तहत जो सैंक्शन हुआ था, ये जो पुलिस की बात की गई है और फोर्स ऑफ आर्म्स की बात की गई है, वो सरकार के ऑर्डर में लिखा है। एक बार फिर आपको बता दें, दिस वॉज इन द ऑर्डर विच सेड दैट इफ पीपल डू नॉट वैकेट देयर ड्वेलिंग्स, द पुलिस बाय फोर्स ऑफ आर्म्स should help the builder concerned to get the land. This is what was said in that order. Pradeep. Exactly, sir. What is the haste? आप 70% कंसेंट की बात नहीं कर रहे हो। एंटायर पूरा सिस्टम जो है SRA के लोग डेमोक्रेटिक मेथड से अपने ही बिल्डर को सिलेक्ट करेंगे, वो कमिटी बनेगा, SRA का कमिटी बनेगा, द कमिटी हर चीज करेगा। मगर यहां पर सरकार बाय फोर्स, अगर क्रिमिनल फोर्स कोई बोलता है, दिस इज क्रिमिनल फोर्स, it's an offense under the Indian Penal Code. This is terror by state. By the state, terror by the state. Right. आप सरकार, अपना स्टेट, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को आपने अधिकार दिया वो गरीब लोग को बेघर करने के लिए, जिसके लिए आप घर बना रहे हो। Why forceful eviction? Why forceful election? Where is the democratic process in the SRA scheme? इस चीज को देवेंद्र फडणवीस को देखना पड़ेगा। And 70%, everything has to be reviewed. And 70% consent not required. Not required. That's right. No 70% required. How Mr. can Prabhu. they pass such an order? And how can this order be violent in the code of law and any law? And by the way, nothing has been done there so far. So far, that project has not even started. But the very fact that if they can put the order in letter, written letter and spirit, this is what the government can do. But the builder concerned made millions in that project. Ramesh Prabhu ji, आप बताएं। देखिए SRA जो स्कीम है उनको ये बताया गया है कि स्लम वाले को घर देना है, 1 विंडो क्लियरेंस होगा, ये सब बताया गया है। लेकिन सब लोग एक ही बिल्डिंग में है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज से उनको जाना पड़ता है, और उनको यदि पैसा दे सकता है तो एक ही बिल्डर दे सकता है। इसके लिए जिस तरह से बिल्डर उधर के गरीब लोगों को दबा के एक अलग ढंग से प्रोजेक्ट कर सकता है, उस तरह से स्कीम को रचाया गया है। मुझे लगता है कि पहला सोसाइटी बनना चाहिए, उनका लीगल एंटिटी बनना चाहिए, उस एरिया में कितने स्लम्स है उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए बायोमेक्निक या कैमरा लेके वीडियो से, और उसके बाद सोसाइटी बनने के बाद उनको ये करना चाहिए कि उनको जिस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एक आधा बिल्डर चुनना है वो चुन सकते हैं। यदि वो गवर्नमेंट का लैंड है तो गवर्नमेंट का NOC लेना है, या प्राइवेट है तो उस सोसाइटी को वो प्राइवेट लैंड के साथ
जोड़ के जगह लेना है, और उधर जो स्लम में बनता है तो उनको यही करना चाहिए। 270 स्क्वायर फुट एरिया आप स्लम वाले को देते हैं, उसी एरिया का उसी तरह का मकान उधर बनना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि एक होमोजीनियस एटमॉस्फेयर बनेगा और अलग ढंग से होगा। नहीं, इधर क्या हो रहा है कि एक बाजू में आप बहुत बड़ा लग्जूरियस घर बना रहा है और दूसरे बाजू में स्लम बना रहे हैं, जो भी वर्टिकल स्लम है, तो इसमें कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इधर भी डिवीजन एक अलग ढंग से जा रहा है, इससे कि होमोजीनियस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि लोकशाही उसमें नहीं है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम्स की बात हो गई, ये तो बात समस्याओं की होगी। इन समस्याओं के बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे, यानी कल भी इसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। लेकिन हैदर इमाम साहब, आप ये बताएं, आपसे पूछता हूं, व्हाट इज द सॉल्यूशन? उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है, ये बताएं। समाधान यह है कि स्टेट ये चाहता है कि जो उसकी ड्यूटी है स्टेट की, जो सरकार चुन करके आई है, जो लोगों के वोट से चुन करके आई है, वो उसका काम बिल्डर करे। तो बिल्डर जब कमर्शियल, सरकार खुद जब चाहती है कि इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो और इसका कमर्शियली फायदा लिया जाए, तो कमर्शियल फायदा होता है। सरकार इसको सोशल मानती ही नहीं, सरकार इसको कोई अपनी सर्विस मानती ही नहीं। इसका ये है, समाधान ये है कि जब सरकार की खुद की SRA स्कीम है कि 1 हेक्टर लैंड के ऊपर, यानी 10,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर 500 टेनमेंट SRA के बनते हैं, 500 जो है वो प्राइवेट के बनते हैं। यानी कि अगर 2.5 का 1 हेक्टर के ऊपर अगर FSI दिया तो 10,000 का 25,000 होएगा। तो एक जो रूम होता है जो SRA में दिया जाता है वो 25 स्क्वायर मीटर का रहता है। तो यानी कि 1 हेक्टर के अंदर सरकार 1,000 टेनमेंट बना सकती है 1 हेक्टर के अंदर। तो ऐसे सैकड़ों के हजारों हेक्टर जमीन सरकार की जो है, जो लीज लैंड है, गवर्नमेंट लैंड है, अलग अलग BMC की लैंड है, जो अलग अलग लोगों के पास पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो कम से कम 20 लाख टेनमेंट आज की तारीख में बंबई शहर में अपने दम पे खड़ा कर सकती है। लेकिन सरकार सिर्फ हवा बनाना चाहती है। सरकार अभी एफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे जो सॉल्ट पैन लैग है वो लेना चाहती है। सॉल्ट पैन, वो कहते हैं कि सॉल्ट पैन की जरूरत नहीं, वो कहीं और किया जा सकता है। अरे सॉल्ट पैन के लिए जो जमीन है वो यानी कि समुद्र के जो सॉल्ट बनता है, यानी कि समुद्र का पानी वहां तक आता है। कोई समुद्र का पानी बाल्टी भर में तो नहीं लेके जाकर, meaning thereby that this is actually beyond the high tide line. Yeah. It is right within the sea. जहां तक हाई टाइड लाइन है, अभी जो जहां तक एनवायरमेंट लॉस का सवाल है, वहां पे क्लियर कट ये है कि 100 मीटर्स बियॉन्ड द हाई टाइड लाइन यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट. that is the law. But that's a separate issue. Perhaps the government will go ahead and change the law or whatever. But Pradeep, जो अभी हैदर इमाम साहब ने कहा कि लिहाजा जो मतलब इशारा किस तरफ इन्होंने दिया कि एक तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से अपना पलड़ा झाड़ लिया कि भाई ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो जिम्मेवारी इन्होंने डाल दी किसके ऊपर? बिल्डर्स के सर के ऊपर। जहां तक बिल्डर का सवाल है, किसी कोई रियल एस्टेट डेवलपर का सवाल है, वो अपना कमर्शियल इंटरेस्ट देखता है और देखना भी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज रनिंग अ कंपनी, ही इज रनिंग इट फॉर प्रॉफिट, ही इज नॉट रनिंग अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। नाउ why can't the government do the same thing? Pradeep. Sir, we'll come to the first thing. As we always discussed, ये 95 cut off date or 2000 cut off date, इस चीज को हटा के let everybody who's having hutment with proper documentation, whatever, he has to have a house, he has to have a living, he has to have a shed over, a roof over his top. That is the most ultimate and fundamental duty of a state towards its citizens, and that should be nobody can negate it. And the increase of FSI, and recently what Mr. Fadnavis has said, that even if the slum dweller wants to acquire more land by paying the minimum cost, अगर 269 है, अगर वो square feet 100 square feet और खरीदना चाहता हो, तो builder should give him at the minimum cost. Number 2, so that अगर slum dweller खरीद सकता है at the minimal cost, let him have a fair affordable house for his above his head for his family. Number 3 is getting the cost. अभी जो major problems SRA projects में होता है, the cost of livelihood, the cost of maintenance, the cost of maintenance, maintaining himself and the, तो जो corpus fund है उसको किस प्रकार से increase करना है? Discussions के मालूम पड़ा कि corpus funds में कोई there's no increase in the corpus funds at all. Now who has to bear? That is what the government has to debate on. क्या ये builder को और charge कर सकता है for the sale components? Because आने वाले दिन में जो construction के shape होने वाला है, एक
मॉडर्न तरीके से बिल्डिंग होने वाला है, बिकॉज जो हमने कहा कि और 8 billion REIT fund just want to enter the country, so they have got a standard way of construction. तो ऐसे कंस्ट्रक्शन जो अच्छे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, बिकॉज आज के तारीख में जो रिहाब कंपोनेंट बन रहा है, वी ऑल से इट्स अ वर्टिकल स्लम. वो वर्टिकल स्लम है कि हॉरिजॉन्टल स्लम It's worse than a vertical slum. आपने वर्टिकल स्लम बना दिया है. It's worse, Pradeep. It's not just a vertical slum. It is far more dangerous. Far more dangerous because in a slum you're living in a horizontal manner. Everything is horizontally built, and you can get out anytime there is a disaster. If there is a disaster in the vertical slums which are being built in the name of rehabilitation, God knows how many people are going to die. बहुत सारे रिहाब कंपोनेंट्स जो जू वगैरह में बना है, हमको उसके नीचे से डर, I mean, walking below that is a fear. कभी टूट के हम पे न गिर जाए. तो कैसे लोग ये 8, 9, 10 माले के स्टोरे पे जो रिहाब कंपोनेंट बना है उसमें कैसे रहते होंगे? That is absolutely shocking. It is worse than what we in the old buildings. But in any event, one thing is good. Let me express myself over here. One thing is very good. The new chief minister is taking a lot of interest in SRA. The new chief minister has actually gone to the SRA office. SRA के ऑफिस के अंदर वो गए हैं, उन्होंने काफी निर्णय भी लिए हैं. लगता ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस हो सकता है कि कुछ अच्छा करें, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन we don't know. I mean, but there has to be change. I mean, yes, there has to be a change, but we'll have to give him a chance. Mr. Nirmal Deshmukh जिस प्रकार से हैं, because जितने भी हम no, but he has said it over there. but Pradeep, as far as Devendra Fadnavis has said very, very clearly, let there be stability in the government. Let the Shiv Sena join the government. After that, all the bureaucrats are going to be changed. He has said it very, very clearly. Because we That's need right. We need a change. Because और जो extra discretionary powers SRA chief को दिया है, क्या उसका utilization हो रहा है? But he doesn't have them. Utilization हो रहा है. But as Utilization हो रहा है. but hang on, as Mr. Haider Imam said very, very clearly, those discretionary powers are not there in law. He just assumes he has got discretionary powers. He is using them and nobody is challenging them. That's what is happening. With a big discretionary power, sir. Anything for Yes. the benefit of the state and the people in whatever way and manner they want to, they can. I mean, That's right. Which is terrible. Much more powerful. Which than is the chief minister of the absolutely state. terrible. Which is absolutely He's much terrible. more powerful than Right, I the- tell you what, we got to take a break. As far as this discussion is concerned, we've come to the end of the discussion. As far as SRA is concerned, Mr. Haider Imam, thank you very much for coming over here. Ramesh Prabhuji, always a pleasure having you. Pradeep, of course, remains with us. We will continue with this discussion tomorrow. When we come back after the break, we'll of course talk about the NSCL scam. We'll talk about the CKB bank scam. We'll also talk about the Maharashtra Cooperative Bank scam. We will also talk about the other bank scams which are there and the credit society scams. But that's after the break. We'll take a look at the headlines. Then we'll take a break. When we come back, we will talk about the NSCL scam again. Stay with us. Thank you, sir. बीजेपी के सामने झुकी शिवसेना. महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना के शामिल होने की तैयारी. भोपाल जहरीली गैस त्रासदी के 30 साल पूरे, आरोपियों को सजा और सरकारी मदद की आस. छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद. पीएम ने शहीद जवानों को किया सलाम. संसद के हंगामे के बाद साध्वी ने जताया खेद. कांग्रेस ने कहा कैबिनेट से साध्वी को करो बाहर. और मोदी के मंत्रियों ने लांघी मर्यादा की सीमा. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निरंजन साध्वी और गिरिराज सिंह ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल. Global advertisers, scaling new heights in outdoor media.
Right, welcome back. You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Inside Story on 11 News. जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी पर 11 न्यूज़ पर। आपको यदि हमसे अगर संपर्क करना है तो आप अपने SMS भेज सकते हैं। जी हाँ, ऑन 56767 आप लेमन न्यूज़ टाइप करें। जी हाँ, लेमन न्यूज़, LEMONNEWS, वन वर्ड, लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें या जगह का नाम टाइप करें जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं, और आप अपने संदेश भेजें, मैसेज भेजें। क्योंकि बहुत लोगों ने SMS भेजे हैं लेकिन वो SMS खाली हैं। आपने सिर्फ लेमन न्यूज़ टाइप किया है और आपने बस उसको सेंड कर दिया है। आपको पहले लेमन न्यूज़ टाइप करना है, अपना नाम टाइप करना है, अपने शहर का नाम टाइप करना है जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आपको अपना संदेश भेजना है, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं, या अपना सवाल भेजना है, या कमेंट अगर आप कुछ करना चाहते हैं। क्या आप हमसे सहमत हैं, असहमत हैं, आप हमसे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? डू यू लव आवर शो, डू यू हेट आवर शो, डू यू लाइक आवर चैनल, डू यू डिसलाइक आवर चैनल, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू सी इन दिस चैनल? प्लीज डू कीप सेंडिंग इट, डू सेंड इट ऑन 56767, यानी लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप 56767 पर आप भेजें अपने SMS. And of course, there is a number over there. That's another number over there. You can contact us on that number. I will also read it out for you in just a little while. In the meantime, you can of course email us on insidestory@lemonnews.com. That's insidestory@lemonnews.com. I tell you what, time for us to take a look at the headlines. And after the headlines, we will talk about the NSCL scam. That's right. NSCL स्कैम के बारे में हम लोग बात करेंगे। आदरणीय सम्माननीय सहारा श्री सुब्रत रॉय आज भी जेल में हैं। जी हाँ, सहारा के चेयरमैन आज भी जेल में हैं। 8 महीने बाद 9वां महीना लग गया, आज भी जेल में हैं। 4 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, आज भी जेल में हैं। जेल में 9 महीने हो गए हैं, एक भी शिकायतकर्ता नहीं है। जी हाँ, देयर इज नॉट वन सिंगल कंप्लेनेंट। 13,000 शिकायतकर्ता हैं जिग्नेश शाह के खिलाफ, NSCL के खिलाफ। जिग्नेश शाह साहब बाहर हैं, MCX EX पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना शेयर भी बेच दिया है। एक और नया एक्सचेंज प्लान करने की इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, प्लान करके प्लानिंग नहीं होती है, प्लान कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि एक और नया एक्सचेंज खोला जाए। नीलेश शाह वो भी बड़े मजे में हैं, सबको बेल मिल गई है। ये जरा समझ के बाहर है। इस विषय में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन हेडलाइंस देखने के बाद। बीजेपी के सामने झुकी शिवसेना, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना के शामिल होने की तैयारी। भोपाल जहरीली गैस त्रासदी के 30 साल पूरे, आरोपियों को सजा और सरकारी मदद की आस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, CRPF के 13 जवान शहीद, पीएम ने शहीद जवानों को किया सलाम। संसद के हंगामे के बाद साध्वी ने जताया खेद, कांग्रेस ने कहा कैबिनेट से साध्वी को करो बाहर। और मोदी के मंत्रियों ने लांघी मर्यादा की सीमा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निरंजन साध्वी और गिरिराज सिंह ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र अरुण डालमिया जी। अरुण डालमिया जी नमस्कार। बहुत ठीक ठाक। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं इनसाइड स्टोरी 11 न्यूज से। स्वागत है आपका एक बार फिर। प्रदीप नाम्बियार जी भी मेरे साथ हैं। अरुण डालमिया जी, ये बताएं, आज फिर सहारा का केस था, सहारा श्री को परमिशन दे दी गई है कि भाई आप जो है, आपके जो होटल्स हैं हिंदुस्तान में, आप उनको गिरवी रख सकते हैं, आप जो है पैसा वैसा इकट्ठा कर सकते हैं, और 10,000 करोड़ भरिए तो फिर आपको बेल मिलेगी। लेकिन जहां तक, और वहां पर एक भी शिकायतकर्ता नहीं है, जहां तक के जिग्नेश शाह जी का सवाल है, 13,000 आप लोग हैं, 13,000 कंप्लेनेंट्स, और आदमी इत्मीनान से बाहर फिर रहा है। अरुण डालमिया जी बताएं। साहब, यही देश के अंदर में बड़े दुख की बात है
कि एक के पास कंप्लेनेंट नहीं है, उसके लिए सरकार हमारी जस्टिस सिस्टम बोल रही है पहले रुपया दो जी, तब जाके आपको छोड़ेंगे। और इसके लिए 13,000 आदमी इधर उधर भाग रहे हैं। हर डिपार्टमेंट, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे उन्होंने, हम लोग ने रिक्वेस्ट नहीं की है। सीबीआई तो ईडी, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी बातचीत नहीं है जहाँ कंप्लेन नहीं की। और एक लेटर, एक नहीं, पूरी की पूरी उसके अंदर में एक ट्रक भर के कंप्लेन करी है जी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने एमसीएक्स में जी, फ्रॉड निकाला है फ्लोरेंसिक ऑडिट में 900 करोड़ का, जी, उस पे भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसके लिए भी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं जी। आज तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है जी, दुरुस्त बात है। और वो कंप्लेंट भी जो है एमसीएक्स की, जो कंप्लेंट है वो भी ईओडब्ल्यू से एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में उन्होंने ट्रांसफर कर दी है। जी हाँ, इसीलिए ट्रांसफर करी है कि 10 साल तक कुछ होगा ही नहीं। बेचारे एमआईडीसी में जो पुलिस स्टेशन है जी, वो बेचारे चोर उचक्कोर पॉकेट मारो काम देखते हैं। वो बेचारे सीधे साधे कांस्टेबल, सीधे साधे इंस्पेक्टर, वो वहाँ के रख रखाव, छोटे मोटे जो वहाँ पे जो रख रखाव, वहाँ पे सेफ्टी की ध्यान रखेंगे कि इतना बड़ा केस दे दिया, वो तो अरुण डालमिया जी, समझ में नहीं आएगा। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। प्रदीप जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अभी नया कुछ टर्न ऑफ इवेंट्स हमको सुनने में आया है कि उन लोग कहता है कि एनएससीएल के जो छोटे छोटे निवेशक जिसको नुकसान पहुंचा उनको हमने भर दिया। अभिषेक मनी सिंह भी कोर्ट में कहा कि एफटीआईएल ने एनएससीएल को कुछ लोन दिए थे, उधार दिए थे, उसमें छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को पैसे भर दिया। ये क्या नया टर्न ऑफ इवेंट्स? किसी ऐसा एफटीएल ने जब शुरू में जब ये फ्रॉड खुला था तो इन्होंने एक स्कीम निकाली जी कि पहले जो छोटे छोटे इन्वेस्टर, जो 2000 इन्वेस्टर, 1000 इन्वेस्टर और थे जिनका इन्वेस्टमेंट 5-7 लाख, 8-10 लाख से नीचे था जी, उसको आधे पैसे दिए हैं जी। तो जो 10 लाख के नीचे था उसके लिए 180 करोड़ रुपए दिए थे जी, जिससे रिड्यूस करे जूता मारने के लिए जी। यदि सारे छोटे इन्वेस्टर के घर पहुंच जाते तो क्या होता। जी, ये तो शुरुआत में बचने के लिए ये किया। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा था जी कि मैं एफटीएल से कहीं से पैसा ला के हर हफ्ते में पैसा दूंगा। दुरुस्त बात। उन्होंने ये भी कहा था कि 6,000 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं खुद ही लेने वाला हूँ। जी, उन्होंने सब कुछ कहा था। जी हाँ अब क्या हो गया जी, लेकिन 6,000 रुपए का तो 6,000 करोड़ का तो स्टॉक कहीं था ही नहीं। तो जी। ये सब उनको मालूम था। ये जी। देखिए उसके बाद में पीडी अगो जिन्होंने 700 करोड़ का डिफॉल्ट किया है जी, उसका टर्नओवर घुमाने के लिए, टीम को आगे पीछे करने के लिए उन्होंने एनएससीएल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन से भी, जी, उनकी कंपनी है, उस समय 40 करोड़ का लोन दिया। दुरुस्त बात है। उसके बाद में जो एनके प्रोटीन को गारंटी दी 100 करोड़ रुपए, 180 करोड़ रुपए दिलवाया उन्होंने कार्बी से जी, और एचडीएफसी से। जी, तो सारे कुछ इनके नॉलेज में था। लेकिन उन्होंने तो कोई 1,000 करोड़ लिया है। इनके प्रोटीन का 1000 जहां तक सवाल है, उनका तो 1,000 करोड़ बनता है उनके नाम के आगे। 1000 करोड़ है, उसमें से बीच में गड़बड़ हो रहा था 180 करोड़, उनके भी वो भी गारंटी दी हुई है। जी, तो जी, इनका तो कोई मालिक नहीं है। ऐसा है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा और टकेसर भाजा। कहने का मतलब ये हुआ कि आज की तारीख में जिग्नेश शाह साहब बड़े आराम से, इत्मीनान से पिकनिक मना रहे हैं आप सब लोगों के पैसे पर। प्रदीप नाम्बियार जी, एक तो दूसरी चीज है, हमने मोहित अग्रवाल जो आस्था ग्रुप है उनके टच में थे। मोहित अग्रवाल कहता कि मैं टोटल कॉपरेशन करने को तैयार हूं, मैं पैसा भरने को तैयार हूं। जैसे जगमोहन गर्ग जी वहां पर कह रहे थे दिल्ली में, तो उनका यही कहना कि मैं भी वही करना चाहता हूं। मोहित अग्रवाल कहता कि मैं भी पैसे भरना चाहता हूं। आप कितना संतुष्ट हैं मोहित अग्रवाल जी के ये रिप्लाई से? ऐसा है जी, मेरे को आप 1000 करोड़ रुपए दे दीजिए, जी, उसके बाद में 2 साल बाद में बोलो मैं देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ। अरे जो देना चाहता है उसके लिए फिर बोलने की क्या बात है? एंटीसिपेटरी बेल क्यों ली थी? जी। क्यों भाग रहे हैं? ये सारे चोरों को सड़क पे बीच में लटका के बीवी बच्चों के साथ में आग लगा देनी चाहिए। आग लगा देनी चाहिए जी। लेकिन ये आप बताएं अरुण डालमिया जी, हाँ अरुण डालमिया जी, ये आप बताएं बोलिए। कि जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जब तक आप लोग मतलब अनशन नहीं करेंगे, जब तक आप लोग एक बहुत बड़ी लॉबी नहीं बनाएंगे,
मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कुछ और ज्यादा करने वाली सर है। मैं इस सरकार से एक ही गुजारिश करता हूं कि सर हम लोग कांग्रेस सरकार से छूट गए हैं। जी जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लफड़े से छूट गए हैं, अब मोदी सरकार के आए हैं, उसके लिए तो हमें आंसर नहीं करनी पड़ेगी, उसके लिए तो घेराव बंद नहीं करनी पड़ेगी। हमारी तकलीफ उन तक पहुंच गई है। जी सिर्फ 23 लोग हैं जिनके पास पैसे हैं। जी जगमोहन जी ने कहा कि मैं 700 करोड़ देने तैयार हूँ। जी हाँ, कहा उन्होंने, आप ही से कहा। एक ही बात उनसे पूछिए कि भैया जो जमीन जिसकी कीमत वो 400 करोड़ बता रहे हैं, उसको खरीदी थी 120 करोड़ रुपए में, जी, और बाकी इन्होंने इधर से उधर रुपए कर दिए। 900 करोड़ गए कहाँ पे? दुरुस्त बात है ये। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। हैंग ऑन अ मिनट, अरुण डालमिया जी, जो आप सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पूछना चाहिए और बाकी सबको पूछना चाहिए। आखिरकार कोई पूछ नहीं रहा कि 120 करोड़ में जमीन ली है जी, वो रुपए 2 नंबर में छोटे छोटे अकाउंट खोल के जिस दरवान को, प्यून को, उसके नाम पे रुपया लेके, मेरे ख्याल में इन्होंने रुपया हवाला कांड किया है। जी, मतलब वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी, दैट्स राइट। हवाला पैसा लेके हो सकता है जिग्नेश का भी वापस दे दिए आधे पैसे। जी जी, कोई भी आदमी 1000 करोड़ रुपए देगा, इतना बड़ा आदमी, आपका कोई एम्प्लॉय आपके बिना इच्छा के कोई भी उल्टे पुल्टे प्रोग्राम दिखा सकता है क्या? दुरुस्त बात है। लेकिन यहां पर मैं आपको ये जानना चाहता हूं, इसके पहले कि प्रदीप नंबियार जी एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं, दिख रहा है मुझको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जगमोहन गर्ग जी ने यहीं पर आपके सामने ये कहा कि मैं तो पैसा देना चाहता हूं। आपने उनको कहा कि जब तुमने चोरी करी थी तब तुम्हें ये याद नहीं आया। आज भी क्या जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, मैं ब्रह्मा कुमारी के लिए एक ही बात करूंगा, ब्रह्मा कुमारी और जितनी भी संस्था यहाँ पे आश्रम है जी, उनको यदि पता लगा है कि ये आदमी चोर है तो उस आदमी को तुरंत ही उसकी मेंबरशिप कैंसिल करके उसको तुरंत गेट से बाहर करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो उनका नाम भी खराब होगा, वो भी मिले हुए लगते हैं। पहली चीज, यदि जो आदमी वो बोलते हैं कि उस दिन उन्होंने बड़े बड़े ज्ञान की बात की तो वो वहां पे आत्मा की शुद्धि करते हैं। अरे आत्मा की शुद्धि ऐसे होती है क्या? यहाँ पे जो कुछ हुआ उसको पता ही नहीं। 900 करोड़ का घर में आ रहा है, उनको पता ही नहीं है। जी, गाड़ियां, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैंने खाली 25 लाख रुपया एडवांस दिया था जी, बेंटली यानी हमारे रुपए की गाड़ी खरीदने के लिए 25 लाख रुपया एडवांस दिया बेंटली खरीदने के लिए। हमारा रुपया उनको दिया नहीं है। 25 लाख रुपया यदि है तो यदि ब्रह्म कुमारी के वहां पे यदि उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है तो जिसका धन आपके वजह से चला गया है उसको पहले चुकाएंगे कि आप बेंटली खरीदेंगे? जी, दुरुस्त बात है। और जो वो बाकी यही नहीं जी, वो परिवार को लेके विदेश की टूर कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। तो यानी आपका पैसा, अरुण डालमिया जी, कहने का मतलब ये हुआ आप लोगों का पैसा, आप लोगों के पैसे पर ये ऐश हो रही है, यानी लोग पिकनिक कर रहे हैं। जो करेंगे 23 बारोबार, जब तक यहाँ पे सऊदी अरेबिया जैसा कानून ना हो, उनको पकड़ के बांध दे, सड़क पे ले आए, उनके सारे कपड़े उतार ले, सारे प्रॉपर्टी को छीन ले। यदि ये कानून नहीं आएगा तो ऐसे चोर रोज आएंगे, ऐसे फ्रॉड रोज ही होंगे। प्रदीप जी, सर ये लोटस रिफाइनरीज के अरुण शर्मा कहता है कि हमने कुछ उल्टा सीधा किया नहीं है, उल्टा हमको पैसा लेना है, तो ऐसे लोग को आप कैसे काउंटर करेंगे? अभिषेक ऐसा है, वो आए थे, इसीलिए उनको जब मेरे सामने बैठे थे जी, उन्होंने कहा जब मैं तो तेल खरीदा ही नहीं, तेल बनाया ही नहीं, उन्होंने तो पिक्चर बनाई है दो। उन्होंने उल्टा सीधा किया नहीं। उनकी शक्ल से पहले तो 2 दिन गुंडे लेके आए थे जी, तो पुलिस ने उनको दिखाया अरेस्ट करने के लिए, तो वो हाथ जोड़े पाँव पकड़ रहे थे मेरे सामने, वो EOW के अंदर में जी, कि साहब हमने ऐसे आया था रुपया, हमने तो खाली बस घुमा रहे थे, हमको बोला था कि ब्याज पर रुपया मिला मेरे को, तो मैंने उसकी पिक्चर बना दी जी। लेकिन दिया तो ऑयल के लिए था, लेकिन दिया तो ऑयल के लिए गया था। तो सर ये रुपया हो सकता है कि सारा पैसा घुमा के जिग्नेश शाह को वापस मिल गए हो जी। इनको जैसे 100 रुपया घुमा के देना था, 25 रुपया इनको मिले हो, 75 रुपया
उनको वापस चले गए हो। प्रदीप जी, सर ये एंट्री घुमा आस्था देंगे। दालमिया साहब, ये आस्था ग्रुप का थोड़ा पब्लिक को समझा, जो इन्वेस्टर्स है वो जानना चाहते हैं आस्था ग्रुप किस प्रकार। आज भी मोहित अग्रवाल कहता है कि नहीं, हम सीधे व्यक्ति हैं, हमारा एकदम ट्रेड साफ है, हमारा ओपन पिक्चर है, हमारा कुछ लेना इलीगल एक्ट नहीं है, और मैटर बिकॉज मैटर्स सब जुड़े। अच्छा मैं बताऊं, जी। इसके बारे में सेल्टेक डिपार्टमेंट को भी इनके यहाँ रेड कर देनी चाहिए। जी सबसे पहले इनका काम था बिलिंग का। बैंक से भी लोन ले रखा है, 4-5 बैंकों से लोन ले रखा है। इनकी जो फैक्ट्री की हालत के अंदर में इन्होंने माल जिसको टर्नओवर लेना होता है, जी तो यहाँ से भी इनकी अपनी कंपनी में टर्नओवर दिखा कि मैं 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, जिससे बैंक से फाइनेंस ले सके। जी बैंक को भी फ्रॉड किया है जी इन्होंने। ऐसे फ्रॉड किया है कि वहां से बिल NSL से बिल लेते थे, माल खरीदा, दूसरी कंपनी से माल बेचा, जी। तो माल खरीदा और बेचा, टर्नओवर हो गया 500 करोड़ का। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, कहने का मतलब ये हाँ, हुआ। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में देख के टर्नओवर हो गया। जी माल की डिलीवरी, चनाल वगैरह सब साइन कर दी, खुद को करने थे। जी और वो जितने रुपए लिए हैं जी हाँ उसकी उन्होंने जमीन खरीदी है, जी वहां पे थाना के आगे में जमीन प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके साथ में एक और मोदी जी भी हैं, जी मोदी जी के साथ में कुछ प्रॉपर्टी लेके कुछ कंपनियों को भी भाड़े पे दी हुई है। जी। तो ये बहुत सीधे आदमी है, तो एंटीसिपेटरी बिल लेने जो जिसको रुपया देना लेकिन- होता है ना भाई साहब। जी एक बात है, मेरे को 200 करोड़ रुपया किसी का बाकी है, जी और मेरे पास में पहले सेटल करो कि मैं 1 रुपया दूंगा नहीं दूंगा, जितना रुपया आता है वो देना शुरू करते हैं ना 2 साल में। जी, दुरुस्त बात है। ये नियत की बात करते हैं। ऐसे लोगों को तो सड़क पे जूते कुत्ते भी नहीं खाएंगे इनको। वो भी लेकिन उनको अरुण मिलेगा, डालमिया जी, अपनी जान भी खराब हो जाएगी। अरुण डालमिया जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि जब ये पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, सबको ये पता है जो आप बता रहे हैं, जो आप ब्यौरा दे रहे हैं, एक एक आदमी को मालूम है और एक एक का डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि आप मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। यहां तक कि जगमोहन गर्ग जी जब आपसे बात कर रहे थे, उनकी भी बोलती बंद करा दी थी आपने। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ईओडब्ल्यू को भी ये मालूम है, सबको ये मालूम है, तो अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये सब लोग जेल में क्यों नहीं है? सब ऐसा है कि अब कांग्रेस सरकार गई, जी अब विनोद जी आए हैं, जी अपने चीफ मिनिस्टर नए साहब आए हैं, जी उनसे बड़ी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उसको तुरंत इंस्ट्रक्शन ये दे कि ऐसे लोगों को तुरंत ही जी इतना कठोर एक्शन ले, तो यहाँ के बॉम्बे के निवासी उनको थोड़ी राहत मिले। उनसे जो उम्मीद है जी वो सबके सामने आए। जी। उनसे तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है नए सीएम साहब से कि ईओडब्ल्यू को बताए कि ऐसे काम करना है। प्रदीप जी, हमने आगे सवाल। मोहित अग्रवाल जी से बोला था कि आपसे चर्चा होगा, तो उन्होंने अभी फोन ही बंद कर दिया, बात करने को तैयार नहीं है। पहले बोल रहे थे ईमानदार आदमी हूं मैं, हर चीज ढंग से करता हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप ये FTIL मर्जर के खिलाफ जो अभिषेक मनु संघवी ने जो आज कल परसों कोर्ट में जो दलील दिए थे, उसका कैसे आप चैलेंज करोगे? बिकॉज उन्होंने कहा कि वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, मर्जर की जरूरत नहीं है, हम पूरे इस चीज को कॉन्फिडेंट है इस चीज को सॉल्व करने के लिए, मर्जर की जरूरत नहीं। इसको कैसे आप काउंटर करोगे? अच्छा है, मर्जर की जरूरत नहीं तो रुपया दे तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। दैट्स राइट। आप मनु सिंघवी साहब यदि इतने बड़े वकील हैं, कांग्रेस के काफी प्रवक्ता हैं, हर बात को सोच बोल के बोलते हैं, जी एकदम जरूरत नहीं होगी। जी रुपया देना तो क्यों जरूरत है? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ जी कि यदि जो आदमी, चाहे रिलायंस हो, चाहे टाटा जी हो, चाहे बिरला जी हो, उन्होंने कोई कंपनी खोली, उस बड़ी कंपनी है, उसके नीचे उन्होंने कोई भी कंपनी खोलेंगे, जी। तो हम तो रिलायंस और टाटा उनको देख के पैसा लगाया था ना, उसमें दुरुस्त कोई बात है। फ्रॉड हो गया जी तो बोले मेरा लेना देना नहीं है, तो कोई बात नहीं हुई। दुरुस्त बात। जी हाँ, बिल्कुल। ये आज ये तो बहुत ही जुल्म हो जाएगा ना साहब। एब्सोल्युटली इसको भी करेक्ट। आज FT चल रही थी, उसने 5 एक्सचेंज खोले, उसको हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बहुत सारे अवार्ड दिए। जी उसने NSC जानबूझ के लिखा जो कंफ्यूज हो जाए। दैट्स राइट। नेफेड का यूज किया कि मेरे ज्वाइंट वेंचर है, जी उससे लोग कंफ्यूज हो जाए। उसको रिजर्व बैंक ने परमिशन दी, सेबी ने परमिशन दी, हमारे बैंक जो चारी साहब हैं उस समय उन्होंने सेक्शन 27 का परमिशन दी। FMC को भी कंफ्यूज किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी सब मालूम था, कंज्यूमर मिनिस्ट्री को सब मालूम था। साहब आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर में
जो भी फ्रॉड होता है उसकी नॉलेज सरकार को अच्छी तरह होती है। जी, वो चाहे तो बंद कर दे, चाहे तो चालू रखे। उम्मीद ये करते हैं कि आज की जो सरकार है वो जल्द से जल्द इसमें एक्शन लेगी, सिर्फ यही हम उम्मीद तो कर सकते उम्मीद हैं। ये है कि उनसे सबसे प्रार्थना है कि हम लोग कांग्रेस से छुटकारा मिल गया है। जी, तब उनसे बहुत उम्मीद है कि अब मोदी जी सरकार और उनके जो भी सहयोगी हैं वो मिल के, और बॉम्बे में भी भगवान की दया से मोदी सरकार आ गई है, जी, तो कम से कम वो तो ईओडब्ल्यू सबको हड़का के बोले भी अब सीधा सीधा जस्टिस करो। As the delegation, आपका डेलीगेशन किसी ने सीएम से मिले हैं, देवेंद्र फडणवीस जी से मिले हैं? सर अभी तो उनसे नहीं मिला हूं। हम लोग बात, क्योंकि वो बिजी उजी रहे होंगे, अभी हम लोग उनसे चिट्ठी लिख के टाइम मांग रहे हैं कि जी। साहब हमें टाइम मिल के हमको सुन लीजिए, आप उसके बाद में ईओडब्ल्यू को इंस्ट्रक्शन दीजिए, अच्छे Right. पीपी लगाइए, जिससे कम से कम हाई कोर्ट में जो उन्होंने अटॉर्नी जनरल को लगाया है, एक तो काम अच्छा किया इन्होंने। जी, उम्मीद करते हैं कि अटॉर्नी जनरल साहब आपका केस ठीक ठाक तरीके से आर्ग्यू करेंगे, और वो भी एक बहुत अच्छी ब्रीफिंग लेने के बाद। उम्मीद यही करते हैं। अरुण डालमिया जी, तो हम लोग थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच सर। प्रदीप जी, प्रदीप नाम्बियार जी, सर, यहां पर तो सीधी सादी बात लगती है मुझे कि जैसे आपने कहा कि जनाब मोहित अग्रवाल साहब जो हैं उनसे आपने बात करी, एग्जैक्टली सर, उनको कहा कि भाई आप आइए, अरुण डालमिया जी हमारे साथ रहेंगे। यस, चलो जगमोहन गर्ग जी के तो हम मुझे दाद देनी पड़ेगी, वो आ तो गए, आ सके, लेकिन मोहित अग्रवाल जी ने तो अपना फोन ही बंद कर लिया, बंद कर दिया, कम्युनिकेशन बंद कर दिया। अरुण शर्मा जी आज कॉन्टेक्टेबल नहीं है। वो कहते हैं मेरा तो ऑयल का ही धंधा नहीं था, मैंने तो 2 पिक्चर बनाई है। मेरा ये कहना है कि किसको कौन बेवकूफ बना रहा है, मेरी ये समझ के बाहर है। अगर आप NSCL की जो कंपनीज देखें, 23 लोगों के पास आज की तारीख में 5,660 करोड़ का हिसाब है। 5,660 करोड़ का हिसाब है, जिसमें 13,000 इन्वेस्टर हैं। 13,000 शिकायतकर्ता हैं। जैसा कि अभी अभी आपने जो ग्राफिक देखा था उसमें यह था कि सहारा प्रमुख के खिलाफ एक भी शिकायतकर्ता नहीं है, 9 महीने से वो जेल में है। जिग्नेश शाह पर 13,000 शिकायतकर्ता हैं, यानी FTIL पर, यानी NSCL पर, और वो इत्मीनान से पिकनिक बना रहे हैं। प्रदीप सर एग्जैक्टली, जब तक इन सब का बेल कैंसिल नहीं होगा, दैट इज वेयर द देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विल हैव टू प्ले अ बिग रोल। जब तक देवेंद्र फडणवीस एज अ सीएम खुद इंटरफियर नहीं करता, अपने पूरे पुलिस चीफ और पुलिस टीम को कहता है कि सबके बेल कैंसिल करो, बिकॉज अगर लोगों के पैसे वापस नहीं मिलता तो जब तक ये लोग जेल में रहेंगे, तभी एक आशा का किरण है कि जेल में रहेंगे तो पैसा वापस मिलेगा। जेल के बाहर एक के बाद एक हर कंपनी डिफॉल्टर, हर प्रकार के जो फ्रॉड करने वाले सब जेल के बाहर है, बेल मिल रहे हैं सबको। जब तक ये बेल का प्रोसेस चलता रहेगा, लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। सिर्फ बेल ही नहीं मिल रहे, they are continuing with their lives as if nothing has happened. Nothing has happened. Let's be very clear. As far as Mr. Jignesh Shah is concerned, he has just completed the trade of the MCX EX account. उनका जो equity exchange account था MCX में, वो उन्होंने 81.6 करोड़ अगर टैक्स को इंक्लूड करें तो तकरीबन 91 करोड़ का राकेश झुंझुनवाला जी को भेज दिया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, और दूसरी चीज ये, एक और नया एक्सचेंज बनाने की प्लानिंग चल रही है। जहां तक जिग्नेश शाह साहब का सवाल है, वो NSCL वाले केस को सीरियसली ले ही नहीं रहे, गंभीरता से वो ले ही नहीं रहे। ही इज रिगार्डिंग इट एज अ जोक, एंड सो मेनी टाइम वी हैव ट्राइड टू गेट मिस्टर जिग्नेश शाह। हम चाह रहे हैं, एक ओपन इन्विटेशन है जिग्नेश शाह जी के लिए, आप यहां पर आए और अपना पक्ष रखें सामने। 13,000 इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं अपने पैसों का। So he doesn't believe it's a fraud. He's saying 4-5 फिल्म बनाए, उसमें एक फ्लॉप हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? If this is the kind of reaction that is given, फ्लॉप हो गया, फ्लॉप हो गया, फ्रॉड कमिट किया। प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है कि आपने डुअल ट्रेड, ट्विन ट्रेड, आपने उसकी परमिशन ली, ट्रेड आपने किया, और वो ट्रेड की जो सिक्योरिटी थी वेयर हाउस के अंदर, वो कमोडिटी होनी चाहिए थी। देयर वाज नो कमोडिटी। या आपने 1,000 टन या 1,000 क्विंटल शुगर के ऊपर आपने ट्रेड किया, देयर वाज नो शुगर। आपने न जाने कितने मिलियन टन राइस के ऊपर आपने ट्रेड किया, देयर वाज नो राइस। आपने जमीन के लिए आपने पैसे दे दिए। जगमोहन गर्ग जी बोलते हैं मुझे तो जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए, लेकिन जो उनका एग्रीमेंट है NSCL में, उन्होंने उसमें तो ये लिखा है कि शुगर की ट्रेडिंग करेंगे आप। लोटस का अरुण शर्मा कहता कि मुझे पैसा, ऑयल वापस दो। अब ऑयल है ऑयल There was no oil. They just signed a fuzzy agreement. They just signed a fraudulent agreement wherein it was said that as far as Mr. Arun Sharma is concerned, he had given oil in some warehouse which NSCL had acknowledged, again in a fraudulent manner, that there is oil over there. But there was no oil.
So obviously, right from the time that the NSCL exchange was established, the intention was to cheat. And It both was a out on bail, conspiracy sir. to cheat. दोनों बेल में बाहर है. Both out. जो fraud करने वाले और fraud का accept करने वाले दोनों बाहर है. और And only सफर the कौन कर investors रहे are हैं? suffering. And who are the people who are suffering? All the people who had invested their money thinking that this is a government approved scheme. Now when we come back tomorrow, we're going to talk about the NSCL NAFED agreement. Why did NAFED, which is a government agency, Ministry of Agriculture, why did they lend their name to such a fraudulent criminal enterprise? Pradeep, thank you so much. Right, as far as we are concerned, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. You keep watching Lemon News. Please remember, as far as Inside Story is concerned, we are not going to leave this. जहां तक SRA स्कीम का सवाल है, या कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रॉड्स का सवाल है, या NSCL का सवाल है, we will not leave this. We will continue with this till such time that all these people are in jail, or at least till such time as the affected people get some relief. We leave you with the headlines. We'll be back over here tomorrow. In the meantime, you keep watching Lemon News. Bye-bye. बीजेपी के सामने झुकी शिवसेना। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार में शिवसेना के शामिल होने की तैयारी। भोपाल जहरीली गैस त्रासदी के 30 साल पूरे, आरोपियों को सजा और सरकारी मदद की आस। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, सीआरपीएफ के 13 जवान शहीद। पीएम ने शहीद जवानों को किया सलाम। संसद के हंगामे के बाद साध्वी ने जताया खेद। कांग्रेस ने कहा कैबिनेट से साध्वी को करो बाहर। और मोदी के मंत्रियों ने लांघी मर्यादा की सीमा। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निरंजन साध्वी और गिरिराज सिंह ने किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल।